तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, चैप्टर नंबर 5, लॉज ऑफ मोशन का काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, ठीक है। अभी हम इस पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं मगर ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो इस समय जो काम कर रहा है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन बोलूंगा, अभी भी रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, रुका हुआ था ऑब्जेक्ट। अगर वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है और उसमें हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उस समय लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। उस समय लगने वाले फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये बात भी हो गई सर। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब मैंने ऑब्जेक्ट को जस्ट फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स में पहुंच गया हूं अब मैं कि ये जस्ट मूव करने वाला है। मैंने फोर्स बढ़ाते गया, अब एक ऐसा समय आ गया कि ये जस्ट मूव करने वाला है। मतलब मैं अगर थोड़ा सा भी अगर फोर्स को ज्यादा कर दिया, अपने लगाने वाले फोर्स यानी कैपिटल F को थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया, तो ये ब्लॉक अब मूव होने लग जाएगा। तो अभी के समय में ये लिमिटिंग कंडीशन है, एकदम एक लिमिट है, एक ऐसा बॉर्डर वाला कंडीशन है ना। तो अब इस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको मैं F लिमिटिंग बोलूंगा। फ्रिक्शनल फोर्स F लिमिटिंग में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग कंडीशन में होता है। उसके पहले तो कम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था क्योंकि फोर्स उसके अपोज करने वाला भी ज्यादा था, कम था। ठीक है, अब देखो अब एक कंडीशन आया, आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो ये ब्लॉक है, मैं इसको धकेलना चालू किया, अभी तक नहीं मूव हो रहा, अभी भी नहीं मूव हो रहा, मगर अब मूव होने लगे। अब जो लग रहा था अब मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये जस्ट मूव होना चालू हुआ। उस समय वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करो, उस समय कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और उसके बाद क्या सर, तो उसके बाद आप फोर्स लगा रहे हो, ये मूव होने लगा। मगर देखे, मैंने गौर किया कि मैं जब शुरू में फोर्स बढ़ा रहा हूं, मगर जैसे ही मूव होने लगा ना तो अब मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको पूरी कहानी सुनो। सर बहुत नेटवर्क इशू है। हाँ बेटा, आज थोड़ा ज्यादा ही है, आज आप लोग का इसीलिए शायद केमिस्ट्री का भी क्लास मिस हुआ है ना। चलो देखो, मैंने क्या बोला, मैंने ऑब्जेक्ट को मूव किया। पहले तो मूव मतलब पहले 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं मूव हुआ। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं मूव हुआ। 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी नहीं मूव हुआ। 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी नहीं मूव हुआ। मगर जैसे ही मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, मुझे लगा कि 5 न्यूटन के फोर्स में जस्ट मूव होने वाला है। फील हो जाता है, मूव होने लग रहा है, मूव होने वाला है सर 5 न्यूटन के फोर्स में। जब 5 न्यूटन का फोर्स आ रहा है ना, तो आप समझ लो कि फ्रिक्शनल फोर्स भी उस समय 5 न्यूटन का हो गया। अरे तभी तो वो लिमिटिंग कंडीशन कहलाएगी, तभी तो वो कहलाएगा कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो गए। एक तो आप जो फोर्स लगा रहे हो और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है दोनों सरफेस के बीच में, ये दोनों बराबर हो गए हैं। और अगर इधर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो अब मूव होने लग जाएगा। मगर अब देखो कहानी, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू हो रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है कि अब जैसे ही मैं इसको 6 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, है ना, ये जो फ्रिक्शनल, हाँ आज का मैं वीडियो भेजूंगा बेटा, अभी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक, देखो मैं जैसे ही इसके फोर्स को बढ़ाया मैंने, अब मुझे पता चला कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स दन्न से कम हो गया। दन्न से मतलब एकदम जल्दी से डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगा फ्रिक्शनल फोर्स फिर कम हो गया। और अब ये 6 न्यूटन का फोर्स आप लगाते रहोगे तो इसको एक्सेलरेशन मिलते जाएगा। मगर अब आप देखियो कि अगर इसको मैं धकेलने मूव करना चाहता हूं, सिर्फ मूव करना चाहता हूं, है ना, मैं सिर्फ अगर मूव करना चाहता हूं तो मुझे 6 न्यूटन का फोर्स की जरूरत नहीं है। 4 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, एक बार मोशन में आ गया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाते रहता हूं और ये मूव होते रहेगा। मगर देखो क्या हुआ था, शुरू में आपने उस पे 5 न्यूटन तक का फोर्स लगाया और उसके बाद इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, उससे भी कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। कितना कम फोर्स लगाना पड़ रहा है? 4 न्यूटन का ओनली। क्या फील आया थोड़ा? अरे होता है क्या ऐसा, बताओ। अरे होता है क्या कभी ऐसा, आपने कभी गौर किया है कि अगर मैं किसी चीज को मूव करना चाहता हूं, एक भारी से बेंच को, तो शुरू में, बिल्कुल सही पीयूष, इनर्शिया भी काम करता है। हाँ,
क्या ऐसा होता है, मैं बेंच को अगर धकेलना चाह रहा हूं तो शुरू में धकेलता हूं, ताकत लगाता हूं, बड़ी जोर से ताकत लगाता हूं, और उसके बाद जैसे ही मूव होने लगता है ना, उसके बाद तो भाई धीरे धीरे जान दे। होता है ना ऐसा? होता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इस समय मोशन वाले समय में, जब मोशन हो रहा है उस समय भी फ्रिक्शन काम करता है, मगर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होती है। ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ये अब इसके बाद जो काम करेगा वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक कैसे लिख रहे हो सर? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन असल में है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच एक्ट्स अपॉन द बॉडी व्हिच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोला मैंने? अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस समय भी एक फ्रिक्शनल फोर्स उसमें काम करेगा, उस समय भी एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, और उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं सर उसको? तो उसको हम लोग एफ स्मॉल के, एफ फॉर काइनेटिक, एफ फॉर फ्रिक्शन, के फॉर काइनेटिक। अच्छा सर, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ स्मॉल एल, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ स्मॉल एस। तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होता है? फोर्स हम लगाते जाएंगे उसके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा होता है? क्या लगता है बच्चों? क्या लगता है आप लोगों को? बोर्ड चमक रहा है, मेरे को मालूम है। क्या लगता है बताओ? इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा होगा? कौन सबसे ज्यादा वैल्यू रखेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पीयूष, बिल्कुल सही स्नेहा, प्रशांत, संस्कृति। स्टैटिक क्यों बोले बेटा? जैनब बिल्कुल सही, यश, यश नो 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 नो, काइनेटिक नहीं बेटा, नो नो नो, नॉट काइनेटिक। संजना बिल्कुल सही, अनीशा काइनेटिक नहीं, नो नो। देखो क्या बात बोला मैंने? मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को धकेलने लगा, मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाते जाऊंगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट तक बढ़ेगा। कौन सी लिमिट तक? फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट तक। मैंने ग्राफ बना के भी तो बताया था जी, ग्राफ बनाया था। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाता था। एक टाइम ऐसे आता था ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता था और उसके बाद कम हो जाता था और उसके बाद कांस्टेंट रहता था। देखो ना, ये एफ है, मतलब अपना अपने द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस को रोक रहा है, अपोज कर रहा है। तो मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, ये भी बढ़ते जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट यहां तक वो बढ़ेगा, यहां तक वो बढ़ेगा। ये जो पॉइंट है ना जहां तक ये बढ़ा है उसको कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन। यहां तक ही बढ़ेगा वो। तो हाईएस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कितना गया? यहां तक का गया सर, इतना गया, इतना गया। इसको मैं एफ एल बोलूंगा। और उसके पहले क्या लग रहा है? एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो तो डिपेंड करता है आप कितना फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, वो बढ़ते जाएगा लिमिटिंग कंडीशन तक। एफ एल जैसी पहुंचेगा, सरफेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद एफ के, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। सर स्टैटिक और काइनेटिक का ग्राफ, स्टैटिक और काइनेटिक का ग्राफ का क्या मतलब? देखो अभी हमने जो अप्लाइड फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है आपके द्वारा फोर्स लगाए जाने पर। अरे आप लगाओगे, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है उसके ऊपर जीरो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, वर्टिकल में तो वेट काम कर रहा है। आपने लगाया फोर्स, अपोजिंग फोर्स है जी, ये अपोजिंग फोर्स है। आपने लगाया फोर्स, तब वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। फिर बढ़ा है, वो भी बढ़ा, फिर बढ़ा है, वो भी बढ़ा, लिमिटिंग कंडीशन तक बढ़ेगा यहां तक। उसके बाद वो अपने आप कम हो जाएगा और बॉडी मोशन में आ जाएगी। यहाँ पे बॉडी मोशन में आ गई है, यहाँ पे बॉडी मोशन में आ गई है। इसका मतलब जहां पर बॉडी मोशन में आ गई उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। बोलो चमका क्या? आया ये बात समझ में? आया? है आसान? है आसान? हाँ समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलता है कि आप फोर्स बढ़ाते जाओ एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पर वो मूव होना चालू हो जाएगा। एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पर वो जस्ट मूव होना चालू करेगा। वो जस्ट जहां पे मूव हो रहा है ना, उसको लिमिटिंग कंडीशन बोलते हैं। उस समय वो मूव होना चालू किया है, मतलब मूव नहीं हुआ है अभी, बस चालू कर देगा। और उसके बाद अगर आपने फोर्स बढ़ा दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स दंड से कम हो गया, क्योंकि अब आराम से मूव होगा। देखो तभी तो 4 न्यूटन में फोर्स मूव होने लग गया।
और उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हमने इससे रिलेटेड थोड़ा सा ये भी देखा था, मिटाता हूं, इधर में दिख रहा है आप लोग को, अभी देखे थे इसका डेरिवेशन लॉज ऑफ, इसको ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये देखो, चलो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, पीडीएफ दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि पीडीएफ दिखाऊंगा तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। पीडीएफ में देखते हैं, पीडीएफ में मैंने ये बोला है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या बोलते हैं, अभी हमने तो ये देख लिया जो भी है, ये रिपोज वाली बात पहले ही देख ली। तो क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when a body is in state of uniform motion over the surface of another body। मतलब एक सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट या ब्लॉक जो भी रखा हुआ है, अब ये जब मूव करने लगेगा उस समय जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, आज ही सेंड करूंगा, कल नहीं कर पाया बेटा। ठीक, अब देखो, अब क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी सर दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, मगर अभी समझ लो दो प्रकार के मोशन हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा और मूव कर रहा है तो दो प्रकार से मूव कर सकता है, या तो वो स्लाइड करे या तो वो रोल करे। अरे हाँ क्या, हाँ जी, या तो वो स्लाइड करे या तो वो रोल करे, दो चीज हो सकता है। तो अगर स्लाइड करेगा तो आज हम लोग स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे, रोलिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बाद में मतलब एक या दो दिन बाद। तो अगर वो स्लाइड करेगा मतलब रगड़ के, घसीटा के, घर्षण करते हुए चलेगा, तो उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो उसको नॉर्मल स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलेंगे। और अगर रोल करेगा तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, एक कुछ नियम होते हैं जिसपे ये डिपेंड करता है। अब देखो क्या होने वाला है, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये फोर्स इतना है, ये फोर्स इतना है कि इसको मोशन दे पा रहा है, इसको मोशन, ये ब्लॉक को मोशन दे पा रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स उससे कम है या बराबर है। मोशन ऑलरेडी हो गया, या तो कम है होगा फ्रिक्शनल फोर्स का, और W वर्क वेट उसका नीचे की तरफ काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक, तो उस समय क्या नियम होते हैं, व्हाट आर द लॉज, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर गया ना तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। देखो ग्राफ बनाया है, बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा है, सीधा जा रहा है बिल्कुल, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इस वेलोसिटी आप बढ़ाते जाओ, मगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। मान लो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन आती है, तो 4 न्यूटन रास्ते भर रहेगी। आप अपना फोर्स बढ़ाते जाओ, वो डिपेंड करेगा कि आप जितना फोर्स बढ़ाओगे उसके कारण उसको एक्सेलरेशन मिलते रहेगा, मगर इसका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक, ये तो आसान है। दूसरी बात, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस। मैंने पहले ही बताया था कि दो सरफेस जब कांटेक्ट में है, दो सरफेस कांटेक्ट में है, ऐसा कुछ होता है वहां पे। अगर माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखें, अच्छा सब हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको देखें तो उबड़ खाबड़ कुछ रहता है यहाँ पे, है ना, दो सरफेस के बीच में, और ये दो सरफेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शनल फोर्स, वो डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पर, इन दोनों सरफेस के नेचर पर, क्योंकि वो नेचर ही रहेगा जो बताएगा। हाँ थोड़ा सा लैग हुआ होगा बेटा, मेरे को लगा अभी नेटवर्क थोड़ा सा आउट हुआ, मुझे लगा भी। ये दोनों सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कितना इसका फ्रिक्शनल फोर्स है। इसीलिए देखना फॉर्मूले में हमारे कहीं भी एरिया का फॉर्मूला, एरिया ए नहीं आता था, FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आता है, कहीं एरिया का काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता भाई। ठीक है, अब आखिरी में हम लोग देखे थे कि काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहां पे हमारा फॉर्मूला बनने वाला है, देखो क्या बोलता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अरे हाँ भाई, ये तो हम लोग पहले ही देख लिए थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा, Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहां से देखो
एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, वो म्यू के है। म्यू के क्या है, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन था ना म्यू एल, वैसे म्यू के है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, एफ के इज इक्वल टू म्यू एन, या फिर सीधा बोलो एफ इज इक्वल टू म्यू एन काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। बोलो थोड़ा सा चमका क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वैसे ही है, सिंपल सा है, नथिंग न्यू। बोलो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तो न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है भाई, न्यूमेरिकल में समझना है बाकी। न्यूमेरिकल भी बहुत आसान आसान है। बढ़े बढ़े आगे, बढ़े आगे, आगे बढ़े, न्यूमेरिकल करें। सर न्यूमेरिकल करिए सर, क्लियर है, क्लियर है, न्यूमेरिकल बनाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, न्यूमेरिकल बनाओ। न्यूमेरिकल इसके न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं रहते। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा वो थोड़ा सा नीट और जेडबलई के लेवल का है, वो वैसे उतना कठिन नहीं है, मगर इसमें से न्यूमेरिकल उतने डेंजर नहीं आते। फिर भी देखो, फिर भी देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा करता हूं क्वेश्चन नहीं लिखता मैं, क्योंकि क्वेश्चन तो पीडीएफ में दिखेगा ही, क्वेश्चन तो पीडीएफ में दिखेगा ही। तो चलो देखते हैं पीडीएफ में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है, देखो पीडीएफ में सामने देखो, अ ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक है जो उसका खुद का वेट है 20 न्यूटन का, वेट ही दे दिया ना, डायरेक्ट मास नहीं दिया। A force of 4 Newton keeps the block moving at constant speed once it has been set in motion। मतलब बोल रहा है कि अगर उस ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, तो वो ऑब्जेक्ट एक बार मूव होना चालू कर दिया, उसके बाद 4 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, तो वो हमेशा कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से, कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहेगा। तो बोलो, बताओ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हो जाएगा सॉल्व, समय खत्म होने वाला है, देखना। देखो अभी सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे डायग्राम में समझो, एक ब्लॉक है सर, वो एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बार मोशन इसको मिल गया, एक बार इसको मोशन मिल गया, तो उसके बाद आप 4 न्यूटन का फोर्स लगाते रहो, 4 न्यूटन का फोर्स लगाते रहो, तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेगा। 4 न्यूटन का फोर्स लगाते रहो, कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेगा। और साथ में बोलता है कि इसका खुद का वेट W कितना है, 20 न्यूटन का है। 20 न्यूटन दिया है क्या, 20 न्यूटन सर, 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन का दिया हुआ है। और क्या काम करेगा इसके ऊपर, कौन कौन से फोर्स काम करेंगे हम लोग, अब चलो देख लेते। सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा, एंड पता नहीं कितना है, देख लेंगे। हाँ देखो, अब उसके बाद सर एक ना फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा, है ना, मगर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, अरे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, अब तो ये मोशन में है, अब तो ये मोशन में है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। तो अब देखो एक बात समझना यहाँ पे, ऐसा कब होगा जब ये ऐसा कब होगा जब ये यूनिफॉर्म मोशन देगा, ऐसा कब होगा जब ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ेगा, ऐसा क्या होगा तब। तो समझने वाली बात है, सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सर गिवन में दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक, और सर W इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये दिया हुआ है सर, ठीक है। पूछा क्या है, टू फाइंड भी देख लो, टू फाइंड में आप लोग देख लेना। टू फाइंड में बोलता है कि सर एक ही चीज पूछा है, म्यू के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। जब काइनेटिक नहीं होगा, सब समझ नहीं आया अश्मित, समझ नहीं आया, ठीक। हाँ अभी देखो क्या क्या सोच सकते हैं हम लोग, क्या क्या सोच सकते हैं। देखो समझने वाली बात यह है कि हमको पहले से मालूम है कि W इज इक्वल टू N होता है। अरे होता है क्या, वर्टिकल में और कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई मोशन हो रहा है क्या, कोई मोशन हो रहा है क्या, एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है क्या ऊपर नीचे डायरेक्शन में, नहीं हो रहा है। मतलब जितना W है उतना N है, जितना W है उतना ही N है। तो इसका मतलब N इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें से N की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे F
इज इक्वल टू एफ, और फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों बता रहा है कि ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन दे रहे हैं, मतलब यहां पर हमको मिलेगा एफ के इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अरे कोई एक्सलरेशन पैदा हो रहा है क्या? यूनिफॉर्म मोशन है, एक बार मूव हो गया तो मूव होते रहेगा, एक बार मूव हो गया तो मूव होते रहेगा, ऐसा वाला कंडीशन है, मतलब एफ के इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये दोनों मिल गया आपको, तो सीधी बात है कि अब म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन एन, यानी कि एफ के अपॉन एन यानी कि 4/20 यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 0. कितना आएगा जी? 0.2 0.020 ये आएगा वैल्यू म्यू का। समझ में आई बात? समझ में आया? न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया म्यू के की